हेलो गाइस, आज का टॉपिक है सेबी। तो बेसिकली सेबी एक है सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, एक रेगुलेटर है जो रेगुलेट करता है सिक्योरिटीज़ या फिर एनएसई बीएसई एक्सचेंज जो होती है। तो उस सबको स्टॉक मार्केट को एक्सचेंज मतलब स्टॉक मार्केट रेगुलेट करने में सेबी का बहुत बड़ा हाथ है। तो सेबी ही करता, बहुत बड़ा हाथ नहीं, सेबी ही एक सब एक्सचेंज मार्केट को रेगुलेट करता है। तो ये न्यूज़ में इसलिए था क्योंकि 5 ब्रोकरेज हाउसेस को इसने बैन किया है फॉर 6 मंथ्स, बिकॉज ये लोग इन्वॉल्व थे नेशनल स्पोर्ट एक्सचेंज लिमिटेड स्कैम में। तो NSEL स्कैम क्या होता है आगे देखते हैं। और बेसिकली ये स्कैम ये NSEL बनाया गया था कमोडिटी एक्सचेंज के लिए, ताकि जो बिचौलियों का काम होता है एग्रीकल्चर सेक्टर में या फिर कोई भी अदर सेक्टर में, तो वो कम किया जा सके। बट इसको भी इन्होंने मिसयूज़ करके स्कैम कर डाला। अराउंड 5600 करोड़ का फ्रॉड था। तो अभी के जो इन्होंने इंक्वायरी कमेटी बैठाई थी, तो उसमें ये लोग जो मोतीलाल ओसवाल है या फिलिप्स है या आनंद राठी है या जियोफिन है या फिर इंडिया इन्फो लाइन कमोडिटी एक ब्रोकरेज फार्म्स हाउसेस हैं, तो वो सब इसमें इन्वॉल्व थे। तो इनको 6 महीने के लिए बैन कर दिया गया। ब्रोकरेज बेसिकली होता है कि जब लोगों को पता नहीं होता ना कि क्या खरीदना है, कैसे खरीदना है, तो इसमें ब्रोकरेज का थर्ड पार्टी काम करती है और ये सब लोगों को इन्फॉर्मेशन देती है या फिर एक्सचेंज में हेल्प करती है। तो कोई भी आपको ट्रेडिंग करना हो तो इसमें हेल्प करेगी, रिसर्च एडवाइजरी सर्विसेज। तो इसमें ब्रोकरेज इन्वॉल्व रहती है और ब्रोकरेज को इससे क्या होता है कि कुछ कमीशन मिल जाता है। तो आगे देखते हैं NSEL स्कैम क्या है बेसिकली। तो NSEL स्कैम बेसिकली ये है कि ये एक एक्सचेंज है, बनाया गया था गवर्नमेंट के द्वारा, जिसका जो मतलब करता धरता है या फिर ऑल द सर्विसेज, जैसे आपको सॉफ्टवेयर बनाना या फिर बाकी ट्रांजैक्शन के लिए कोई भी फैसिलिटी प्रोवाइड करना या एडवाइजरी प्रोवाइड करना, तो ये एक फार्म है जो जिग्नेश शाह ने लीड किया था, उसके द्वारा प्रोवाइड किया गया था। और ये एक इनका मतलब ये था कि NSEL ने सर्विस लॉन्च किया था जिसका नाम था पेड कॉन्ट्रैक्ट। मतलब आप कोई भी चीज़ बेच सकते हो तो उसके लिए कुछ T+2 डेज़ लगेगा, और कोई चीज़ खरीदोगे तो उसके लिए T+some डेज लगेगा। सो इस डिफरेंसेस को बिटवीन बायर एंड सेलर यूज़ करके इन्होंने बहुत प्रॉफिट कमाया। तो देखते हैं क्या ऐसे प्रॉफिट कमाया। बट इस टाइप का पेड कॉन्ट्रैक्ट जनरेट होता था। एक पेड कॉन्ट्रैक्ट होता था बायर्स के लिए जो इन्वेस्टर होते थे, और एक टाइप का पेड कॉन्ट्रैक्ट होता था सेलर के लिए, कि आप अगर सेल कर रहे हो तो आपका ट्रांजैक्शन T+2 डेज़ के अंदर हो जाएगा। अगर आप उसी को फिर बाय करना चाहते हो तो आपका ट्रांजैक्शन कंप्लीट होने में मिनिमम 25 या 36 डेज़ लगेंगे। बट बायर के लिए अलग था कि अगर जो चीज़ आप खरीद रहे हो तो उसके लिए आपको T+2 डेज़ का ट्रांजैक्शन लगेगा, मतलब ट्रांजैक्शन टाइम लगेगा। और जो चीज़ आप बेचोगे फिर उसी चीज़ को, तो उसके लिए आपको फिर 25 या 36 डेज़ लगेंगे टाइम, मतलब ट्रांजैक्शन कंप्लीट होने के लिए। और ये एक और चीज़ होता है इसमें, स्पॉट मार्केट। स्पॉट मार्केट मतलब होता है कि कोई भी ट्रांजैक्शन किया गया हो, उसका जो बेस हो या कमोडिटी हो जिस पे वो एक कोई डेरिवेटिव जनरेट करके ट्रेडिंग हो रहा हो, तो मेन जो कमोडिटी है उसका ट्रांसफ़र बिटवीन बायर एंड सेलर विद इन 11 डेज हो जाना चाहिए, तो उसको स्पॉट मार्केट कहते हैं। अगर इससे ज़्यादा दिन लगेगा तो इसको स्पॉट मार्केट नहीं कहेंगे, ये फॉरवर्ड मार्केट में आ जाएगा। तो एज आपका नाम से ही है कि नेशनल स्पॉट मार्केट एक्सचेंज लिमिटेड, तो ये 11 दिन के अंदर हो जाना चाहिए। तो आप देखते हैं कि ये स्कैम क्या होता है एक्चुअली क्या था कि इन्होंने जो भी एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स है, जैसे किसान आए तो वो लोग जो भी कुछ सेल करते थे तो वो ट्रांजैक्शन जो है टाइम लगता था, ट्रेडिंग डे मतलब जिस दिन वो ट्रेड हुआ है प्लस दो दिन और ये लोग मान लो 100 रुपये में बेचे। बट अगर वही चीज़ वो लोग फिर से खरीदेंगे तो उनको लगेगा T+20 डेज़, बट दाम भी ज़्यादा हो जाएगा। तो अगर वो अपना सामान भी फिर से खरीदना चाहते हैं तो पहले दाम ज़्यादा देना पड़ेगा, और दूसरा बात यह है कि उसको ट्रांजैक्शन कंप्लीट होने में भी
25 दिन लगेंगे। तो इसका एक गैप बन जाता था, तब तक वो 25 दिन तक इनका सामान वेयर हाउस में ही रहेगा। ठीक है, कंप्लीट होने के बाद तो आपको स्पॉट मार्केट है ना, तो 11 दिन के अंदर आपको सामान वेयर हाउस में पहुंचाना होता है। तो ये वेयर हाउस में पहुंच गया, बट जब फिर से खरीदोगे तो 25 दिन तक फिर आपको वेट करना पड़ेगा वो सामान वेयर हाउस से निकालने के लिए। और तब तक के लिए जब आप सामान बेचोगे तो एक वेयर हाउस रिसिप्ट दे दिया जाता था। ये रिसिप्ट से मतलब होता था किसान बैंकों से इजीली लोन ले सकता था, इसका एक ही फ़ायदा था। इसलिए लोन लेके बैंक से वो लोग अपना मतलब इनिशियल जो इनपुट होता है खरीदने के लिए नेक्स्ट एग्रीकल्चरल सीजन के लिए, तो वो खरीद सकते थे और अपना काम आगे बढ़ा सकते थे। बट अब आता है बायर। बायर का क्या था कि उसका जस्ट अपोजिट था। जब वो बायर कुछ खरीदना चाहता है इन्वेस्टर्स, तो अगर वो कोई भी मतलब वेयर हाउस डेरिवेटिव, नॉट वेयर हाउस, जो कोई सामान है तो उस सामान से कोई भी रिसिप्ट जनरेट हुआ था, तो जो रिसिप्ट सेलर को मिला था तो वो तो वेयर हाउस रिसिप्ट होगा, बट एक कोई और रिसिप्ट होगा जो बायर को दिया जाता था, ताकि वो लोग को रहे कि वो किसी सामान को खरीदा है। तो वो रिसिप्ट जो बायर को दिया जाता था उसका ट्रांजैक्शन आप देखोगे 2 दिन में कंप्लीट हो जाता था। बट सेम चीज़ अगर वो सेल करना चाहेंगे तो उसको 25 दिन लगेगा। तो मान लो कोई सामान एक सेलर ने डाला और किसी बायर ने खरीदा, तो उसको उस ट्रांजैक्शन होने में मिनिमम 4 दिन लगते हैं। तो ये आता है स्पॉट मार्केट। बट एक्चुअली फाइंड ये हुआ कि जब NACL, जब FMC जैसे फॉरवर्ड मार्केट कमीशन है, जब उसने इस NACL पे कमेटी बैठाई तो ये पता चला कि जो ट्रांजैक्शंस हो रहे थे, इट वाज ऑब्जर्व्ड दैट द कॉन्ट्रैक्ट्स मेड अवेलेबल डिलीवर्ड बाय NACL वेयर फॉर द पीरियड एक्सीडिंग 11 डेज। जो चीज़ 4 दिन में हो जाना चाहिए फिर भी उसको लेके 11 से ज़्यादा दिन लग रहा था। तो तब तक जो इसका सामान था वेयर हाउस में पड़ा रहता था। अब मेन ट्रिक शुरू होता है। तो अब होता है कि बायर्स को जब सामान नहीं मिलेगा तो वो लोग फिर से उसको बेचना चाहेंगे। तो जब बेचेंगे तो उसको फिर लगेगा 25 दिन। अगर वही सामान जो सेलर है फिर से अपना सामान खरीदना चाहेगा फिर भी उसको 25 दिन लगेगा, क्योंकि ट्रांजैक्शन कंप्लीट होने में T+25 डेज रहता है। तो दोनों साइड से अगर कोई भी सामान को एक बार जो पहुंच गया है उसको निकालना चाहेगा, अगर लीगली निकाल रहा है तो फिर तो 4 दिन में हो जाना चाहिए जो दे नहीं रहा था, अगर बायर सेलर टू बायर है। बट अगर सेलर खुद का सामान निकाल रहा है 25 दिन और बायर जो सामान खरीदा हुआ है उसको बेच रहा है 25 दिन, तो मतलब ये 50 डेज तक यहीं पर रहता था। तो ये सामान, एक ही सामान 50 डेज तक वेयर हाउस में रहता था, और एक्सचेंज वाले क्या करते थे, यही एक सामान को लेके रिसिप्ट 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 बेच देते थे। अब बायर को बोल देते थे कि आप 100 रुपया में खरीदो, आपको जब बेचोगे तो 25 दिन बाद 115 रुपया मिलेंगे। तो बायर का लंबा लंबा लाइन लगने लगा। बट एक्चुअल थिंग क्या था कि ये सिर्फ एक ही सामान था। तो ये ट्रांजैक्शन को उन्होंने ऐसा मैनिपुलेट किया था कि एक ही सामान को बार बार बेचे जा रहे थे, इसी पर रिसिप्ट जनरेट कर करके जब ये फॉरवर्ड मार्केट कमीशन ने इसका बैन लगा दिया तो उनको सेटल करने में कॉन्ट्रैक्ट्स को अराउंड 5,600 करोड़ का घाटा हुआ। इसलिए इसको 5,000 करोड़ फ्रॉड बोला जाता है। तो समझ में आया होगा। और देखते हैं इसमें कुछ कुछ टर्म है, जैसे शॉर्ट पोजीशन। शॉर्ट पोजीशन बेसिकली होता है कि आप कोई भी सामान को बेचते हो और उसी टाइम उसको खरीदने का भी प्लान बना लेते हो। जैसे आपने यहाँ पे कोई सामान बेचा T+2 डेज पे, तो उसी सामान को आप अराउंड 115 में खरीद लोगे। अब खरीदोगे क्यों? क्योंकि हो सकता है कि आपको लगे कि इसका प्रोडक्शन कम हुआ है। जैसे आपने वीट बेचा, तो वीट का कभी कभी सीजन नहीं होता है, या फिर कुछ कैलामिटी या होने के कारण प्रोडक्शन कम होता है, दाम बढ़ जाता है। जैसे अभी यूक्रेन वार में वीट का दाम बढ़ गया, तो आप सोचोगे कि ये फ्यूचर में अच्छा खासा मेरे को रेवेन्यू देगा, तो आप इसको खरीद लोगे, ज़्यादा दाम पे भी खरीदोगे, फिर वही चीज़ को फिर से बेच दोगे ज़्यादा दाम पे। तो ऐसे ही मार्केटिंग होता है। बट एक्चुअल थिंग था कि ये वेयर हाउस ये सबसे बड़ा रोल प्ले करता था। इन लोगों ने मेक श्योर किया एक्सचेंज वाले कि वेयर हाउस में जो सामान एक बार आ गया तो वो किसी एंगल से बाहर जाना नहीं चाहिए, मिनिमम 50 दिन 10 दिन तो रहे।
और उसी पे वो लोग रिसिप्ट जनरेट किए एक ही सामान के ऊपर, तो वो एक इशू है। फिर आगे देखते हैं, ये तो बात हो गई, कुछ नहीं है ना। अब इसमें सेबी का तो फॉरवर्ड मार्केट कमीशन, इन्होंने ऐसा ब्लंडर किया कि इसको फाइनली मर्ज करना पड़ गया सेबी में इन सितंबर 28, 2015। और फिर उसके बाद एक नया क्राइटेरिया बनाया गया सेबी के द्वारा, जिसको कहा जाता था फिट एंड प्रॉपर पर्सन क्राइटेरिया, जो शेड्यूल 2 के अंडर आता था ऑफ द एक्ट सेबी सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया इंटरमीडिएटरीज रेगुलेशन 2008 एक्ट। इसके अंदर कुछ क्राइटेरिया था, जैसे उनका इंटीग्रिटी चेक किया जाता था, ऑनेस्टी मतलब ब्रोकरेज फॉर्म का, एथिकल बिहेवियर, रेपुटेशन, फेयरनेस, कैरेक्टर, ये सब भी देखा जाता था। प्लस वो उनका पर्सनल, जैसे उनका बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, जैसे अपना जिग्नेश शाह जो फॉर्म को लीड कर रहे थे, फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी ऑफ इंडिया, जो NACL को सर्विस प्रोवाइड करती थी, तो वो लोग बहुत बड़े ट्रांजैक्शन घोटाले में इन्वॉल्व हो गए, क्योंकि वो लोग ही तो थे जो कॉन्ट्रैक्ट जनरेट करते थे, नहीं सॉरी हाँ, तो उस कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर उन्होंने एक ही वेयर हाउस के मतलब एक ही सामान के ऊपर जो पड़ा था बहुत सारे रिसिप्ट जनरेट किया, तो इनका इंटीग्रिटी पे भी थोड़ा सा हैम्पर हुआ। तो ये सब क्वालिफिकेशन है बेस्ड ऑन द स्टेटस ऑफ पर्सन बेस्ड ऑन द डिस्क्वालिफिकेशन एज प्रिस्क्राइब बाय द सेबी। तो ये फिट एंड प्रॉपर पर्सन क्राइटेरिया, इसकी बेसिस पे ये लोग किसी को बैन करते हैं, किसी फॉर्म को, किसी को लाइसेंस देते हैं रजिस्ट्रेशन करने देते हैं, तो ये सब होता है। अब देखते हैं सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया बेसिकली क्या है। एक रेगुलेटरी बॉडी जो सिक्योरिटीज़ एंड कमोडिटी मार्केट में रेगुलेट करता है, ये मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर आता है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर है। ये इस्टेब्लिश हुआ था 12 अप्रैल 1988 एज अ एग्जीक्यूटिव बॉडी, मतलब इसके लिए ना कोई एक्ट पास हुआ ना कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है। तो अगर कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन होता है इस बॉडी के बारे में तो वो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी होती है, जैसे अपना सुप्रीम कोर्ट। फिर आपका ये ले लो, वो ऑडिटर जनरल जो बॉडी होती है, तो वो भी सब मेंशन है ना, सिविल सर्विसेज वाला वो भी मेंशन है। तो वो सब बॉडी कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है, तो उसको कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी बोलते हैं। जो एक्ट के थ्रू बनाया गया है उसको स्टैट्यूटरी बॉडी बोलते हैं, जैसे RBI है, तो RBI एक एक्ट के थ्रू बनाया गया, तो RBI एक्ट 1924 एक्ट के थ्रू बनाया गया, शायद याद नहीं है। सो इसलिए वो एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, बट कोई एग्जीक्यूटिव जैसे किसी डिपार्टमेंट में एक ऑर्डर और घोषित मतलब ऑर्डर पास किया है और उससे एक बॉडी क्रिएट की गई, तो उसको एग्जीक्यूटिव बॉडी बोला जाएगा। बट लेटर ऑन वो स्टैट्यूटरी बॉडी बना दिया गया 30 जनवरी 1992 में बाय पासिंग द एक्ट सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया एक्ट 1992। इसका हेडक्वार्टर महाराष्ट्र में है, मुंबई महाराष्ट्र। अभी के चेयरमैन है मधाबी पुरी बुच। आगे देखते हैं। आगे आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।